औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट इन केमिस्ट्री मिस्ट्री विद अंबर जान। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सब एक एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी का विर्द कर लें। यहाँ पर आज जो मैं लेक्चर लेकर आई हूँ वो चैप्टर नंबर 4 सॉलिड्स से है। आज हम लोगों ने सॉलिड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें करनी है, सॉलिड्स होते क्या हैं और इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बातें करनी हैं। तो यहाँ से हम अपना लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। सॉलिड्स क्या होते हैं आपको पता है। सॉलिड्स जो है वो मैटर की स्टेट है, मैटर की एक स्टेट है। जैसे कि आप जानते हैं हमारी जो यूनिवर्स है वो मैटर से मिलकर बनी हुई है। मैटर क्या होती हैं? विच हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जो कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसको हम क्या कह देते हैं? वो मैटर है। मैटर फिर आपको पता चला कि 4 तरह के होते हैं। सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, गैसेस होती हैं, प्लाज्मा होती हैं। उनमें से एक जो मैटर की स्टेट आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या है? सॉलिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिच्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, डेफिनेट शेप होता है और उनका प्रॉपर डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्या क्या चीज़ें बताएं? रिच्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, डेफिनेट शेप होती है और उनका वॉल्यूम होता है। अगर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर ली जाए तो सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सॉलिड में जो एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर प्रॉपरली अरेंज। यहाँ पर मैंने आपके एक एग्जांपल के लिए कुछ बॉल्स ली हुई हैं जिनको आप देख रहे हैं कि दीज आर प्रॉपरली अरेंज, प्रॉपर अरेंजमेंट है इनकी। इस प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से हम कह सकते हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस। इनके दरमियान जो पाई जाने वाली फोर्सेस हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू अदर स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस, लिक्विड्स एंड प्लाज्मा। दे कांट मूव रैंडमली, ये रैंडमली मूव नहीं कर सकती क्योंकि ये प्रॉपर ओरिएंटेड फॉर्म में है, अरेंज्ड हैं। इनमें इतनी स्पेस ही नहीं है कि ये रैंडमली मूव कर सके। तो ये वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इनमें पाई जाती है। इनकी वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट की बिहाफ पर सॉलिड्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड आयंस। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे हैं अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? ये वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें ऐसे सॉलिड जिसमें आपके एटम्स, आपके आयंस, आपके मॉलिक्यूल प्रॉपर 3D स्टैंड फॉर 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज हुए हो, यानी उनमें प्रॉपर एक ज्योमेट्री पाई जाती हो। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट आप लोग समझ चुके होंगे जब हम लोग लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने वहाँ पर एक एग्जांपल ली थी बेंजोइल कोलेस्ट्रॉल। बेंजोइल कोलेस्ट्रॉल जो 145 सेंटीग्रेड पर पहले टर्बिड हुआ था और उसके बाद 175 पर जाके क्लियर सोल्यूशन में चेंज हुआ था। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो एक ही मेल्टिंग पॉइंट पर टोटली मेल्ट हो जाएंगे, एक ही मेल्ट। यानी उनमें जो उनकी टर्बिड स्टेट है, जो क्लियरिंग स्टेट है, वो एक सिंगल टेम्परेचर पर आएगी। उनमें टेम्परेचर जो है वो वेरी नहीं करेगा। उसके बाद दे हैव डेफिनेट शेप, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई? 3D पैटर्न ऑफ ज्योमेट्री होगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी शार्प मेल्टिंग पॉइंट उनकी इंडिकेशन होगी। अगर आपके पास कोई सब्सटेंस था, आपने देखा कि वो एक सिंगल टेम्परेचर पर ही टर्बिड हुआ और टोटली क्लियर हो गया, यानी मुकम्मल तौर पर मेल्टिंग पॉइंट में आ चुका है और उसकी डेफिनेट शेप है, तो वो इंडिकेशन है कि आपके पास कौन सा वाला सॉलिड मौजूद है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरे सॉलिड होते हैं अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड्स कौन से होते हैं? वर्ड अमॉर्फस का मीनिंग है शेपलेस। ऐसे सॉलिड जिनकी कोई शेप नहीं होती उन्हें हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। अब अमॉर्फस सॉलिड में जाहिर सी बात है ये सॉलिड्स भी एटम, आयंस और मॉलिक्यूल से ही मिलकर बने हैं। इन सॉलिड्स में ये जो एटम, आयंस और मॉलिक्यूल होते हैं इनकी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती, ये इरेगुलर फॉर्म में होते हैं, यानी दे हैव नो 3D पैटर्न। इनमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होंगे। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ, एक सिंगल मेल्टिंग पॉइंट को कहते हैं जिस पर आपका सब्सटेंस टोटली मेल्ट हो जाए, उसका टेम्परेचर चेंज ना हो। जबकि हमारे अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं इनके रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। अगर आप कभी ग्लास को मेल्ट करना शुरू करें तो आप देखेंगी कि उसमें रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है, रेंज ऑफ मेल्टिंग, यानी वो डिफरेंट टेम्परेचर पर जाके मेल्ट हो रहा होगा और एक क्लियर सोल्यूशन आपको एक अलग टेम्परेचर पर जाके मिलेगा। दे हैव नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। इनमें हीट ऑफ फ्यूजन जो है इनकी वो डेफिनेट नहीं होती जिस पे ये फ्यूज़ होते हैं।
अमोर्फस सॉलिड्स में जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो है ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ग्लू। अक्सर बोर्ड में सवाल आ जाता है विच वन इज़ द अमोर्फस सॉलिड, और आपको एग्जाम नीचे ऑप्शन दे देंगे कि ग्लास है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, या नन ऑफ दीज है। तो बेटा आपने ध्यान से याद रखना है कि ग्लास, प्लास्टिक, रबर एंड ग्लू, दीज आर अवर अमोर्फस सॉलिड्स। ये जो हैं हमारे अमोर्फस सॉलिड्स हैं, अमोर्फस सॉलिड्स। अब बात कर लेते हैं कुछ कन्वर्जन्स की तरफ। हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं आप उनको चाहें तो कन्वर्ट कर सकती हैं अमोर्फस सॉलिड्स, यानी एक प्रॉपर पैटर्न को इरेगुलर शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसकी कन्वर्जन कैसे होगी? बाय मेल्टिंग दैम। आप उनको मेल्ट करें और रैपिडली कूल कर दें। और क्या कर दें? रैपिडली कूल, जल्दी से कूलिंग कर दें। जब आप रैपिडली कूलिंग कर रहे होते हैं तो पार्टिकल्स जो होते हैं उनको टाइम नहीं मिलता एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आने को, उनको जहाँ स्पेस मिलती है वो वहाँ जाके उनके साथ अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अमोर्फस सॉलिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइट्स, एक टर्म है क्रिस्टलाइट्स। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे अमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं, जो कि आपको पता है दे हैव इरेगुलर ज्योमेट्री, उनकी इरेगुलर ज्योमेट्री होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें क्या होता है कि इसका थोड़ा सा रीजन ऐसा होता है, थोड़ा सा एरिया ऐसा होता है जो प्रॉपरली अरेंज होगा। यानी अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊँ आप लोगों के आगे, जिसमें मैं कहूँ कि बेटा सिर्फ इतना रीजन जो है वो आपका प्रॉपरली अरेंज है और बाकी जो है सारा वो इरेगुलर फॉर्म में अरेंज हुआ हुआ, तो इतने से रेगुलर अरेंज होने की वजह से ऐसे सॉलिड्स को हम कह देते हैं क्रिस्टलाइट्स। उन्हें क्या देते हैं? क्रिस्टलाइट्स। क्रिस्टलाइन अमोर्फस सॉलिड अ लॉन्ग रेंज रेगुलरिटी डजन एग्जिस्ट, यानी उनमें रेगुलरिटी तो नहीं पाई जाती बट दे कैन पोसेस स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। लेकिन बातों का इसमें थोड़ा सा ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है, उन्हें हम क्या कह देते हैं? क्रिस्टलाइट्स कह देते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर हम उसकी 10 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे क्रिस्टलाइट सॉलिड की। सबसे नंबर 1 प्रॉपर्टी उसकी है ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, अब हम अमोर्फस सॉलिड्स की बात नहीं कर रहे, अब हम करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो आपकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है इनकी 3D होती है, जो कि मैंने इसकी डेफिनेशन में भी बताया। अगर आपके पास कोई क्रिस्टल है तो बेटा उसके इंटरफेशियल एंगल्स जो होते हैं, इंटरफेशियल एंगल्स वो होते हैं जो सरफेस पर इंटरसेक्ट करने से बनते हैं, यानी किसी सतह पर टकराने से जो एंगल बनेगा उसका इंटरफेशियल एंगल कहलाएगा। वो हमेशा सेम होंगे, दे आर ऑलवेज सेम। तो जो हमारे क्रिस्टल होंगे उनके हमेशा इंटरफेशियल एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। अब मूव करते हैं इसकी इंटरफेशियल एंगल के अलावा इनके जो फेसेस होंगे, इनके जो एंगल्स होंगे, ये फेसेस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम यूनिट सेल्स के बारे में यानी क्रिस्टल लेटिस को स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि फेसेस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, इंटरफेशियल एंगल्स क्या होते हैं। तो आप इस वक्त के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि अगर आपका क्रिस्टल सॉलिड स्टेट में है या पाउडर स्टेट में है, जैसे आपका NaCl है, NaCl आपका सॉलिड स्टेट में है, अगर आप उसको क्रश करके फाइन पाउडर फॉर्म में ले आती हैं तो उसके जो एंगल्स, जो उसके फेसिस सॉलिड स्टेट में थे ना, यानी एक क्यूबिक क्रिस्टल फॉर्म में थे, वही तमाम चीज़ें उसकी फ़ाइन पाउडर फॉर्म में भी सेम होनी चाहिए, वही तमाम चीज़ें उसकी फ़ाइन पाउडर फॉर्म में भी सेम होनी चाहिए। उसके बाद इसकी अगली प्रॉपर्टी है वो है हमारे मेल्टिंग पॉइंट्स। बात की जाए मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में तो ये भी मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं। शार्प का मतलब क्या है? दे कम्प्लीटली मेल्ट इन अ सिंगल टेम्परेचर, यानी एक सिंगल टेम्परेचर पर ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाते हैं। और क्रिस्टल्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं देयर मेल्टिंग पॉइंट। इफ़ दे शो सिंगल sharp melting point then they are crystal, otherwise they are amorphous solid, they are amorphous solids। उसके बाद आ जाते हैं क्लीवेज प्लेन। इनका क्लीवेज प्लेन, क्लीवेज आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्लीवेज किसको कहते हैं। क्लीवेज का मतलब है काटना। जब भी आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ब्रेक करेंगी तो वो एक प्रॉपर प्लेन में ब्रेक होगा। यानी अगर आप शीशे को तोड़ती हैं तो आपने देखा जब आपके घर में शीशे का ग्लास होता है, तोड़ती हैं तो उसके डिफरेंट पीसेस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अमॉर्फस सॉलिड है। लेकिन जब आप किसी क्रिस्टल को ब्रेक करेंगी तो उसके प्रॉपर एक प्लेन होगा
उन प्लेन्स को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज प्लेन कहते हैं। वैल्यू ऑफ दिस एंगल वेरी फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड, यानी डिफरेंट सॉलिड्स के क्लीवेज प्लेन डिफरेंट होंगे, डिफरेंट क्लीवेज के, डिफरेंट सॉलिड्स के क्लीवेज प्लेन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब मूव करते हैं हम अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि हमारी है एन आइसोट्रोपी प्रॉपर्टी। एन आइसोट्रोपी को हमने कल भी अपने लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि एन आइसोट्रोपी क्रिस्टल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें वेरिएशन आती है। वेरिएशन का मतलब यहाँ पर डिफरेंस है, चेंज होना, वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से यहाँ पे क्या मुराद लिया जा रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिया जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, थर्मल कंडक्टिविटीज़ को, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को, यानी जो हमारे क्रिस्टल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे, मीन उनका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी कौन से टेम्परेचर पर ये कंडक्शन शो कर रहे हैं, कौन से टेम्परेचर पर नहीं कर रहे। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जब डायरेक्शन के बदलने से चेंज हो, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन, जो किस पर डिपेंड्स कर रही होती हैं, आपकी डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही होती है, और उसके बदलने पर ये चेंज हो रही है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपी। एनाइसोट्रोपी क्या है, क्रिस्टल की वो प्रॉपर्टी है जो कि चेंज हो रही होती है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, जो कि डिपेंड्स करती है यानी डायरेक्शन के ऊपर। दे आर कॉल्ड एनाइसोट्रोपी, और ऐसे सब्सटेंस जो एनाइसोट्रोपी शो करते हैं दे आर कॉल्ड एनाइसोट्रोप्स, उन्हें एनाइसोट्रोप्स बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है कि वाई दीज वेरिएशंस अकर, ये वेरिएशन क्यों अकर होती हैं, यानी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायरेक्शन पर किस तरह से डिपेंड कर सकते हैं, ये क्यों अकर होती है। तो उसका आंसर क्या है कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टल्स में, दे आर प्रॉपरली 3D अरेंज, ये 3D अरेंज होते हैं। जैसे डायरेक्शन चेंज होती है उनकी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज हो सकती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली हुई है ग्रेफाइट। अब अगर आप लोग ग्रेफाइट को देखें तो आप देखेंगे कि ग्रेफाइट दो तरह से अरेंज हुआ है। एक उसमें पैरेलल उसके मॉलिक्यूल्स अरेंज है, यानी इस तरह से पैरेलल मॉलिक्यूल अरेंज है, और कुछ मॉलिक्यूल अरेंज है इस तरह से परपेंडिकुलर वे में, अब पैरेलल और परपेंडिकुलर, ग्रेफाइट के जो पैरेलल अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स की है उसमें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बहुत से हैं, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बहुत से मौजूद हैं। ये फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्शन बहुत अच्छे से शो करते हैं, यानी अगर आपकी डायरेक्शन ग्रेफाइट की इस तरफ को हो जहाँ पर उसकी लेयर्स जो है पैरेलल वाली सामने हो, तो वहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू परपेंडिकुलर। जब डायरेक्शन जो होगी ये परपेंडिकुलर में होगी, परपेंडिकुलर होगा, तो वहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटीज़ बहुत कम होंगी क्योंकि वहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ ग्रेफाइट इज़ ग्रेटर इन वन डायरेक्शन देन अदर। वो कहते हैं ग्रेफाइट की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में क्या है, डिफरेंट है। उसकी डिफरेंट होने की रीजंस क्या है कि ग्रेफाइट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोबाइल। यहाँ पर मोबाइल का मतलब है मूवमेंट में रह रहे होते हैं। जब वो कौन सी लेयर में होते हैं, पैरेलल लेयर में होते हैं। पैरेलल लेयर्स आपको लोगों को पता होंगी, सच लेयर डेट कांट कट टू ईच अदर, जो एक दूसरे को कट ना करती हो। यहाँ पर कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होती है, ऐसी परपेंडिकुलर जो एक दूसरे को ज़रूर कट करती हैं, वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो क्लीवेज जो है वो क्लीवेज इट्ससेल्फ एक एनआइसोट्रोपिक बिहेवियर है, तो एनआइसोट्रोपी क्या हो गई, एनआइसोट्रोपी क्या हो गई, द वेरिएशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के बदलने से प्रॉपर्टी का, फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज हो जाना, जिसकी जो मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल है डेट इज़ योर ग्रेफाइट। वो क्या है, आपका ग्रेफाइट है। अब चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है सिमेट्री। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा सिमेट्री का क्या मतलब है। सिमेट्री क्या मतलब है, सिमेट्री एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका मतलब है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस को रिपीट करें 360 एंगल पर, यानी एक पूरे दायरे की फॉर्म पे आपने इस पॉइंट से उसको घुमाना शुरू किया और आपने पूरा 360 का एंगल कंप्लीट कर, इसी पॉइंट पर आप वापस आए। जब आपने ये पूरा एक सर्कल लिया तो उसके जो फेसेस हैं
उसमें जो पाए जाने वाले एंगल्स हैं, उसमें जो पाए जाने वाले एजेस हैं एक क्रिस्टल के, वो आपने रोटेट किए 360 के एंगल पर उसके अपने एक्सिस के गिर्द, तो वो मस्ट रिपीट होने चाहिए, दे मस्ट हैव रेपिटिशन, वो चेंज नहीं होने चाहिए, दे मस्ट हैव रेपिटिशन। तो उसके फेसिस, उसके एंगल, उसके एजेस एक क्रिस्टल के जब रिपीट किए जाएँ, रोटेट किए जाएँ 360 पर, तो ये सब चीज़ें जब रिपीट हो, डेट इज़ कॉल्ड द सिमिट्री। सिमिट्री 3 तरह की हो सकती है, सेंटर ऑफ सिमिट्री यानी किसी चीज़ को आप सेंटर से पकड़ के मूव करवा रहे हो, प्लेन ऑफ सिमिट्री, या फिर एक्सिस ऑफ सिमिट्री। 3 तरह की सिमिट्री आपकी बुक में लिखी हुई है, सेंटर ऑफ सिमिट्री, प्लेन ऑफ सिमिट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमिट्री, जिसको हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि हमारी है हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल नाम से ही पता चल रहा है, हैबिट का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने बायोलॉजी में टर्म पढ़ी हुई है हैबिटेट। हैबिटेट कहते हैं वो स्पेस, वो जगह जहाँ पे कोई इंसान रहता हो। तो हमारे हैबिट ऑफ क्रिस्टल जो है उसी घर को शो कर रहे हैं जहाँ पर आपका क्रिस्टल बड़ा हो रहा होगा, ग्रो कर रहा होगा, यानी शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रो, जिसमें ये ग्रो करेगा, बड़ा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहेंगे। यूजुअली हम क्रिस्टल कैसे ग्रो करवा रहे होते हैं, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके घर में शुगर होती है, चीनी होती है, आप एक गिलास पानी का लें, उसके अंदर चीनी के 10-15 चम्मच डाल दें, अगर वो 10-15 चम्मच डिज़ोल्व हो जाते हैं उसमें फिर 10-15 चम्मच डाल दें, एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो डिज़ोल्व होना रुक जाएगा, फिर आपने क्या करना है, उसको स्टेन कर लेना है, फ़िल्टर कर लेना है, फ़िल्टर करके आपने उसको रख देना है। उसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें सोल्यूट की अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा होती है। जब आप उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगी ना, तो आप देखेंगे आफ्टर पासिंग अ टाइम पानी वेपोरेट हो जाएगा और वहाँ पे शुगर के क्रिस्टल ग्रो हो जाएंगे, क्रिस्टल ग्रो हो जाएंगे। तो सेम इसी तरह हम लोग भी अपनी केमिस्ट्री में क्रिस्टल्स को ग्रो करवाते हैं। अगर आपकी कंडीशन सेम है, यानी आपने जैसे आज के दिन क्रिस्टल ग्रो करवाए वैसे ही आपने 10 दिन बाद ग्रो करवाए, तो क्रिस्टल हमेशा आपका वैसा ही आएगा सेम। लेकिन अगर आपने कंडीशंस चेंज की तो मे बी क्रिस्टल की जो शेप है यानी वो चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली कि अगर आपके पास NaCl है, अगर आप प्योर NaCl को ग्रो करवाते हैं तो उसका क्रिस्टल जो होता है वो क्यूबिक होता है। लेकिन अगर आप उस NaCl में 10% इम्प्योरिटी ऐड कर दो, यूरिया की, यूरिया एज ए इम्प्योरिटी ऐड कर दो, तो वो नीडल लाइक क्रिस्टल उसमें ग्रो कर जाते हैं, नीडल लाइक क्रिस्टल ग्रो कर जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि जब सोडियम क्लोराइड में ऐसा क्या चीज़ ऐड करें कि उसमें नीडल लाइक क्रिस्टल ग्रो कर जाए, तो वो क्या चीज़ है, योर 10% यूरिया। 10% यूरिया जो है उसमें इम्प्योरिटी कोस करता है। उसके बाद चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि हमारी है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, आइसो का मीनिंग क्या होगा, सेम, मॉर्फिज्म ऐसा फिनोमिना जिसमें दो डिफरेंट सब्सटेंस सेम मॉर्फ में हो। मॉर्फ किसे कहते हैं, फॉर्म को कहते हैं, फॉर्म को कहते हैं ना। आइसो मीन सेम और मॉर्फ मीन फॉर्म, यानी ऐसे दो डिफरेंट सब्सटेंस जो कि सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हों उन्हें क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। क्या कहा, आइसोमॉर्फिज्म ऐसा फिनोमिना जिसमें आपके दो डिफरेंट सब्सटेंस सेम क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सेम क्रिस्टल फॉर्म में। जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि NaNO3 KNO3 दोनों डिफरेंट कंपाउंड हैं, बट दे कैन एग्जिस्ट सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, रोम्बोहिड्रल। यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम क्रोमेट है, उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, ऑर्थोरोम्बिक है। दो डिफरेंट सब्सटेंस बट दे एग्जिस्ट इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, इनकी क्रिस्टल फॉर्म एक ही है। उसके बाद नीचे है जिंक सल्फेट, निकल सल्फेट, ये किस में एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में। सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनकी कौन सी फॉर्म है, क्यूबिक स्टेट है। कॉपर सिल्वर कौन सी स्टेट है, क्यूबिक स्टेट है। जिंक कैडमियम कौन सी स्टेट है, हेक्सागोनल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब जो इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, इन दो सब्सटेंस की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं वो देखा गया वो इंडिपेंडेंट है केमिकल नेचर ऑफ एटम, यानी केमिकल नेचर ऑफ एटम के इंडिपेंडेंट है। जैसे आपने देखा यहाँ पे सोडियम था तो यहाँ पे क्या था, पोटेशियम, यहाँ पे पोटेशियम पोटेशियम अगले में सेम थे, जबकि उसमें अगले में जो नेगेटिव चार्ज स्पीशी है सल्फेट एंड क्रोमेट, दे आर डिफर। उसने क्या कहा कि क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होती है, यानी रोम्बोहेड्रल ने ये नहीं देखा
कि नाइट्रेट के साथ सोडियम अटैच है या पोटेशियम अटैच है, वो इस चीज़ से इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, वो कहता है जो मर्जी अटैच हो जाए, बट दे डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एटम। वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ एटम पर एंड देयर वे ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि वो डिपेंड कर रही है आपके नंबर ऑफ एटम पर। यहाँ पर मैंने एटॉमिक रेशो लिखी हुई है, यानी सोडियम और नाइट्रेट आप देख रहे हो यहाँ पर, सोडियम और नाइट्रेट, इसका भी 1 मॉलिक्यूल है, इसका भी 1 है, 1। और उसके बाद ऑक्सीजन में कितना है? 3। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 3। तो यहाँ पर देखें, पोटेशियम का भी 1, नाइट्रोजन का भी 1 और ऑक्सीजन का 3। तो इस तरह से इनकी जो रेशियो ऑफ एटम है 1:1:3, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। इसी तरह अगर आप लोग नीचे वाले एग्जाम्पल में देखो, पोटेशियम के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। सल्फर के कितना है? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। पोटेशियम के कितने हैं? 2। क्रोमियम के कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। तो यहाँ पर भी आपको रेशो सेम आ रही है, 2:1:4। इसी तरह अगर हम नीचे चलें, जिंक के ऊपर, जिंक का कितना है एटम है? 1। सल्फर के कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। निकल के कितने हैं? 1। सल्फर के कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। 1:1:4। इसी तरह सोडियम फ्लोराइड 1 1 1। मैग्नीशियम का कितना? 1। ऑक्सीजन का कितना है? 1। इसी तरह सोडियम फ्लोराइड का भी 1:1। यहाँ पर कॉपर कितना है? 1। सिल्वर कितना है? 1 1:1। जिंक एंड कैडमियम दोनों 1 1 है। तो यानी कि हमें पता चला कि आइसोमॉर्फिज्म में केमिकल नेचर ऑफ एटम डिपेंड नहीं करती, इट इज़ इंडिपेंडेंट। जो डिपेंड करती है वो है नंबर ऑफ एटम, यानी अगर आपने एक कंपाउंड की रेशो 1:1:3 ली है तो अगले की भी 1:1:3 होनी चाहिए। देन दे हैव सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, देन दे हैव सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। आगे मूव करते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि हमारी है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म पॉली किसको स्टैंड करता है? पॉली स्टैंड करता है मैनी को, और मॉर्फिज्म स्टैंड करता है फॉर्म्स को, यानी एक एटम जो कि डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। आइसोमॉर्फिज्म में हमने क्या कहा? 2 डिफरेंट सब्सटेंस सेम फॉर्म रखते हैं, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? इन विच अ कंपाउंड। बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं जिक्र कर रही हूँ एक कंपाउंड का जो कि एग्जिस्ट करता है मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो कि एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मोर देन 1 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे कंपाउंड जो ये फिनोमिना कर रहे थे उन्हें पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स कहा जाता है। पॉलीमॉर्फ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। उसकी वजह क्या है? देयर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफर होती है। यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 कंपाउंड लिए हैं, एक है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो है वो 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म शो करता है, एक है रोम्बोहेड्रल, दूसरी है ऑर्थोरोम्बिक। कैल्शियम कार्बोनेट भी 2 शो करता है, ट्राइगोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक। ये जो डेफिनेशन आज मैं आपको करवा रही हूँ ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एलोट्रोपी के बारे में। एलोट्रोपी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एलिमेंट। जो पॉलीमॉर्फिज्म में हमने देखा था, पॉलीमॉर्फिज्म में एक कंपाउंड जो है वो 2 फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एलोट्रोपी में एक एलिमेंट यानी सिंगल एलिमेंट, जैसे यहाँ पे सल्फर है, उसकी 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। कार्बन है, उसकी 2 फॉर्म है, क्यूबिक एंड हेक्सागोनल। टीन, उसकी 2 फॉर्म है, क्यूबिक एंड हेक्सागोनल। तो एलोट्रोपी और पॉलीमॉर्फिज्म में मेरा ख्याल है अब आप लोगों को अच्छे से डिफरेंस क्रिएट हो चुका होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपाउंड, यानी कंपाउंड की मोर देन 1 फॉर्म में एग्जिस्ट करना पॉलीमॉर्फिज्म है, जबकि एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड एलोट्रोपी। उसको हम क्या कहते हैं? एलोट्रोपी कहते हैं। उसके बाद मूव करते हैं हमारे अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि हमारी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांजिशन मीन कन्वर्जन हो रही है, यानी एट विच 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म जब एक दूसरे में को एग्जिस्ट कर रही हूँ of a same substance, this temperature is called transition temperature, at which 2 crystalline form of a same substance can coexist in equilibrium with each other। यानी यहाँ पर उसने आपको बहुत मेन बातें बता दी हैं कि आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं
जो कि कोएग्जिस्ट करेंगी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर, यानी वहाँ पर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रही होंगी, यानी दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही होंगी। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ग्रेटिन जो कि 13.2 सेंटीग्रेड पर क्यूबिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और टेट्रागोनल फॉर्म में भी। सल्फ़र जो है वो 95.5 सेंटीग्रेड पे रोम्बिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और साथ ही साथ मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी। पोटेशियम नाइट्रेट जो है 128 सेंटीग्रेड पर ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है और रोम्बोहेड्रल में भी। सोडियम सल्फेट जो कि 10H2O हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है 32.38 सेंटीग्रेड पर इसके जो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट कर देते हैं Na2SO4 को एनहाइड्रस फॉर्म में। एनहाइड्रस फॉर्म होती है जिसमें पानी के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है जिसके साथ 10H2 है 32.92 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसके 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं और पीछे 7 वाटर मॉलिक्यूल रह जाते हैं। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या हो गया? सच टेम्परेचर जिसमें एक क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंज हो सके दूसरी में, दूसरी चेंज हो सके पहली में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब मैंने टेम्परेचर लिखे मैंने प्रॉपर रिवर्सिबल एरोस मेंशन किया। अगर आप ये एरोस मेंशन नहीं करते तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट MCQ कि ट्रांजिशन टेम्परेचर हमेशा जो एलोट्रोपिक फॉर्म के जो होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्टिंग पॉइंट। यानी आपने याद रखना है कि अगर हम यहाँ बात करें ग्रेटिन की तो ग्रेटिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इट्स ट्रांजिशन टेम्परेचर, उसके ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमारी तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वो कंप्लीट हो जाती हैं। होपफुली आप लोगों को ये अच्छे से समझ आई होगी। अगर इसमें किसी किस्म का आप लोगों को मसला पेश आ रहा हो या कोई इशू आ रहा हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकती हैं, मुझे कमेंट्स कर सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके पास वीडियो आएगी जो कि नेक्स्ट टॉपिक पर होगी। होपफुली आप जब तक इसको अच्छे से करेंगे और सीखेंगे। खुदा हाफिज़।